तो बेटा इधर ध्यान दो। हमारा चैप्टर है लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। चैप्टर का नाम है अकाउंट फॉर या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हमने इनिशियली जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने उसमें पढ़ाया था दो तरह के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। फर्स्ट चैप्टर को याद करो, वन इज सिंगल एंट्री, वन इज डबल एंट्री। तो ये वो चैप्टर है सिंगल एंट्री वाला। इफ यू रिकॉल मैंने आपको बताया था सिंगल एंट्री वाज नोन एज ट्रेडिशनल कन्वीनियंस अकाउंटिंग, जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते थे, हम हर ट्रांजैक्शन में से अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते थे। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग वी फॉलो अ सिस्टम नोन एज टू एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। तो हमने जितने भी चैप्टर्स किए, डेप्रिसिएशन किया, जर्नल किया, लेजर किया, सब्सिडरी बुक्स की, बीआरएस किया, फाइनल अकाउंट्स किया, ठीक है ना। इन ऑल दोस चैप्टर वी यूज्ड टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे? लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम भी हमने वहाँ डिफरेंस किया था। छोटे मोटे दुकानदार हो गए, छोटे शॉपकीपर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जिनकी नेचर इतनी टेक्निकल नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, तो उन लोगों के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम सूटेबल है। तो दे कैन यूज एंड फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, टीचर्स, आई आल्सो प्रिपेयर माय बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एंट्री। की जरूरत ही नहीं। जब गुड्स होंगे, टेक्निकलिटी होगी तो प्रिपेयर करो ना। अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करके उसके रिकॉर्ड्स बिल्ड करना। व्हेन यू हैव अ लार्जर साइज ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, यू हैव लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 10, 15, 20, 50 एम्प्लॉइज हैं, मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, टर्नओवर मोर देन 20 और 40 लाख है, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। देन यू नीड टू गो इनटू डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। एक छोटा मोटा शॉपकीपर है, या एक रेस्टोरेंट वाला है, एक रेडी वाला है, या कियोस्क सेंटर वाला है, वो डेली आता है, कुछ 2-4 हज़ार का सामान खरीदता है, उसको बेचता है, कुछ 500, 1000, 2000 लेके चला जाता है घर, समथिंग लाइक दैट। तो उस पर्सन के लिए इतनी टेक्निकल अकाउंटिंग फॉलो करना मुश्किल है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डबल एंट्री पहले था कि सिंगल एंट्री, विच इज अ ट्रेडिशनल सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री हमारा पुराना सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। डबल एंट्री तो बाद में आया, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। तो सिंगल एंट्री के अंदर हमारा पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो डजंट मीन टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वुड नीड टू डिफाइन कि अकेला पर्सन है, उसकी कमाई कितनी हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को जानना, नोइंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, दिस इज ऑब्जेक्टिव इन द सिंगल एंट्री। तो यहाँ पे जो हमारे लास्ट में मेन आंसर होगा उसको कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट ऑफ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को निकालने के लिए हम कुछ एसेट लायबिलिटीज को यूज करेंगे, कुछ जनरल डिफरेंसेस हैं। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे डबल एंट्री में, यहाँ पे उसको कहा जाएगा एसओए। क्या कहा जाएगा? अभी आपने डिफरेंस नोट किया, क्या कहते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अफेयर्स मतलब बिजनेस ने क्या क्या काम किए। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से डिराइव हुई है। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना सीखेंगे, इफ एनी एडजस्टमेंट्स कम्स आउट तो बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलो लिखो, सिंगल लिखो। When accounts records are not maintained as per double entry system, when accounting records are not maintained, when accounting records are not maintained as per double entry system, it is known as accounts for incomplete records. It is known as accounts for incomplete records. When accounting records are not maintained as per double entry system, it is known as accounts for incomplete records. अब देखो इसकी definition. It is a system of bookkeeping. It is a system of bookkeeping. It is a system of bookkeeping in which it is a system bookkeeping in which as a rule we record only cash and personal accounts. हम कैश अकाउंट को मेंटेन करते हैं और किसको मेंटेन करते हैं? पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। कैश एंड पर्सनल अकाउंट। आगे बेटा नेक्स्ट, कॉमा, इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, कॉमा, इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट
डबल एंट्री, इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री, इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। वेरिंग विद द सर्कमस्टांसेस, वेरिंग मतलब हर सिचुएशन में अलग होगा, वेरिंग विद सर्कमस्टांसेस, यानी जैसे डबल एंट्री सिस्टम में एक कॉमन चीज हर जगह दिखेगी आपको, अगर ये ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश सेल्स है तो कैश टू सेल्स होगा। यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, कभी कभी कोई अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा, कभी कभी रिकॉर्ड, इसको कन्वीनियंस अकाउंटिंग कहते हैं। हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जितनी जरूरत लगती है, जितना सूटेबल लगता है, जितना रेलेवेंट लगता है, हम उतना ही रिकॉर्ड करते हैं। तो मे बी द थिंग विच वाज रेलेवेंट टू मी इन द प्रीवियस ईयर इज नॉट रेलेवेंट टू मी इन द दिस ईयर, ठीक है ना। तो वहां पे तो डेटर रिकॉर्ड होगा ही होगा, सेल क्रेडिट सेल की है, क्रेडिटर भी रिकॉर्ड होगा, या क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं करते, इसने पैसे लेने हुए खुद आ जाएगा, ऐसे सोचते हैं। डेटर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें पैसे लेने जाना पड़ेगा। सो इसका कोई लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा जैसे डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट। इन दिस we record transactions as follows। अच्छा, कईयों को ऐसा लगता है सिंगल एंट्री में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, या डेबिट रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट, ऐसा नहीं है। इसमें कईयों की दोनों रिकॉर्ड होगी, उस पर डबल एंट्री लग गया। कईयों में एक साइड रिकॉर्ड होगी सिंगल एंट्री, हमें लगता है सिंगल एंट्री यानी सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड। किसी ट्रांजैक्शन को पूरा रिकॉर्ड नहीं करते, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी रिकॉर्ड नहीं करते, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं करते, जब देंगे रेंट तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेट दिया जल्दी दिया मैटर नहीं। तो इट हैज सम ग्लिम्पसेस ऑफ accrual एंड कैश बेसिस। तो ये मिक्सचर है सबका, इट इज अ ब्लेंड ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है ना। एज फॉलोज, नंबर 1, सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद वन एस्पेक्ट ओनली। नंबर 1, some transactions are recorded with one aspect only. Some transactions are recorded with one aspect only, ब्रैकेट में डेबिट और क्रेडिट। या उसका सिर्फ डेबिट नोट होता है या उसका क्रेडिट नोट होता है। नंबर 2, सम ट्रांजैक्शंस आर फुली इग्नोर्ड इन द बिजनेस। कुछ ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स बहुत इजी चैप्टर है, 6 नंबर फ्री के हैं फाइनल में, इसका 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। सम ट्रांजैक्शंस आर फुली इग्नोर्ड, एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 3, सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड कंसीडरिंग बोथ एस्पेक्ट्स। Some transactions are recorded considering both aspects, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर, उसमें हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो तीनों तरह का काम होगा इसमें। और एक ये लॉजिक याद रखना, हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, रियल अकाउंट नहीं बनाते, कौन से बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट मोस्टली सारे बनाते हैं, और नॉमिनल बनाते ही नहीं। तो नॉमिनल बिल्कुल नहीं बनते, पर्सनल 80-90% बनते हैं, और रियल में से सिर्फ कैश का अकाउंट, ठीक है। फिक्स एसेट मेरे हैं, मेरे पास एक छोटे से 10-20-50 हज़ार 2 लाख के एसेट्स हैं, बिक गए तो नया आ गया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। ना डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, ना प्रोविजन का कंसेप्ट है, ना रिजर्व्स का कंसेप्ट है, ठीक है। आगे लिखो, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री। फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री, बेटा इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का पेपर आना है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। नंबर 1, सूटेबिलिटी। किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे सिंपलिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए, यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है। नंबर 2, नो यूनिफॉर्मिटी। नो यूनिफॉर्मिटी का मतलब कभी किसी ट्रांजैक्शन को किसी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है, कभी किसी ट्रांजैक्शन को किसी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस में कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, ठीक है। नंबर 3, मेंटेनिंग पर्सनल अकाउंट।
ओनली। इसमें हम सिर्फ कौन से अकाउंट बनाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स होंगे, ठीक है। कैश अकाउंट नंबर 4 पॉइंट, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है? कैश अकाउंट। कैसे मेंटेन होता है? बाय प्रिपेयरिंग अ कैश बुक। क्या प्रिपेयर होती है इसमें? कैश बुक। कैश बुक तो बनानी आती है ना सबको, कोई चीज, ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो इसमें भी सेम फीचर है, डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर। जो ओरिजिनल वाउचर थे हमारे, वाउचर्स तो सबको क्लियर है ना, उन वाउचर्स के अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वाउचर्स में कौन कौन सी चीजें आती थी? कैश मेमो, इनवॉइसेस, चेक की पेइंग स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब कुछ उसी में है। ये सेम फीचर है आपका डबल एंट्री वाला, ये ट्रांजैक्शन वाउचर्स के बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। पर वाउचर में कितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी वो सिस्टम हो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर सीखा ना अभी, इसमें प्रॉपर बैलेंस शीट पी&एल बनता था। तो यू वर एबल टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड फाइनल प्रॉफिट। बट यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स दीज आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर and inaccurate profit is there. सही प्रॉफिट नहीं होता है इसके अंदर। बेटा फीचर एडवांटेज में भी आ सकती है, लिमिटेशन में भी आ सकती है। फीचर होता है वो चीज़ है क्या, वो अच्छी है कि बुरी है, वो एडवांटेज लिमिटेशन होता है ना। तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ फीचर्स, ठीक है। डिफिकल्ट भी है और आंसर इनएक्यूरेट भी होता है। डिफिकल्ट होना है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट है, मेथड है डिफिकल्ट। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो इससे फाइनल अकाउंट्स बनाना डिफिकल्ट, ये कह रहा है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे आ जाओ, जो पॉइंट्स लिखते हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ऐसा बेटा जब चीजों को लिखना ही हमने थोड़ा बहुत है अपने हिसाब से, तो दैट विल बी इजी एंड सिंपल। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द मोस्ट simplest form of accounting. It is very simple and easy to maintain. अच्छा इसमें अकाउंट ज्यादा बनाने कम बनाने, तो it will be less technical and less expensive. इसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बिना नॉलेज के भी बना सकते हो, ठीक है। less expertise required, expertise और knowledge लिख लो required. Number 4, easy to calculate प्रॉफिट एंड लॉस। छोटे सा अकाउंट है, जब मर्जी जल्दी से प्रॉफिट निकाल सकते हो। पहले ट्रायल बैलेंस बना के, पी&एल बना के, फिर प्रॉफिट नहीं निकलता, अब फटाफट प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है ना। एंड सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। कुछ तो पॉइंट इसी में से कॉमन आ गए, सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। हाँ जी, अब इसी में से कुछ पॉइंट लिमिटेशन के भी आ जाएंगे। एसेट्स को लेके नो कंट्रोल। हमारे एसेट्स के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, कितनी लाइफ है, कितनी देर चलेंगे, कितनी जल्दी खराब होंगे, क्योंकि ना उनके डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो डज नॉट हैव एनी कंट्रोल और एनी प्लानिंग और एनी suitability for the assets in our books. So that is the biggest disadvantage. हम assets को लेके चल नहीं रहे। Profit inaccurate. Profit जो होगा inaccurate होगा, ठीक है। Profit जो निकलेगा जल्दी तो निकलेगा, पर वो ठीक प्रॉफिट नहीं होगा। किसी ना किसी 4-5 सालों में या 2 सालों बाद ज्यादा लॉस आएगा, क्योंकि हमने फिक्स एसेट्स को कंसिडर नहीं किया। तो प्रॉफिट जो इसमें निकलता है वो सही प्रॉफिट नहीं होता, दैट इज नॉट अ रियल पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या हम सिंगल एंट्री को यूज करके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं? नो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से बिजनेस की इसके थ्रू बता ही नहीं सकते। कोई चेकिंग क्राइटेरिया नहीं है, जैसे डबल एंट्री सिस्टम में हम डबल एंट्री
वाउचर्स चेक करते थे कि क्या डेबिट क्रेडिट ठीक हुआ है, नहीं ठीक हुआ तो आप गलती ढूंढते थे। रेक्टिफिकेशन का चैप्टर हम उसमें गलती ढूंढते थे, उसको गलतियों को ठीक करते थे। यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, जो गलती है वो रहेगी, ठीक है ना। नो इंटरनल चेक, नो इंटरनल चेक, इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेटा 1 साल का बिजनेस का प्रॉफिट को पिछले साल के बिजनेस के प्रॉफिट से हम डबल एंट्री में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, लॉजिक सेम है, एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का तरीका। यहाँ पे किसी साल कुछ रिकॉर्ड हुआ, किसी साल कुछ रिकॉर्ड हुआ। सो कंपैरेटिव स्टडी नॉट पॉसिबल, कंपैरेटिव स्टडी नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक डिफरेंस ऑफ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री हमने किया भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने वो लिख लेना है, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट लेक्चर थ्योरी का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। हेडिंग बनाओ।